हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का चैप्टर 2। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है सॉल्यूशन। ठीक है, बिलियन। और इस चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी इसके पहले वाला वीडियो यानी क्या है सोलिड स्टेट, ठीक है, सोलिड स्टेट का वीडियो नहीं देखे हैं वे लोग जाकर प्ले लिस्ट में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव जरूर देखेंगे। और आज इस वीडियो को आप लोग देखिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। हम लोग इसमें टोटल 60 या 50 ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में इसी से हमेशा पूछा जाता है। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, टेस्ट की तरह अपना आंसर कमेंट कीजिएगा और अंत में यह देखिएगा कि कितना सही था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न सामने है हम लोग का। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अणुसंख्य गुण नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसमें कौन है जो अणुसंख्य गुण नहीं है। ए दिया है परासरण दाब, बी दिया है क्वथनांक का उन्नयन, सी दिया है वाष्प दाब और डी दिया है हिमांक का अवनमन। और ध्यान से देखिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का प्रश्न है। इसमें पूछा है कि कौन अणुसंख्य गुण नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब देखिए वाष्प दाब जो होता है यह अणुसंख्य गुण नहीं है। देखिए वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन वो अणुसंख्य गुण है, वाष्प दाब अणुसंख्य गुण नहीं है। तो ऑप्शन क्या है सही, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि अर्ध पारगम्य झिल्ली उसे कौन जो होता है वह निकल पाता है। दिया है विलायक के अणु या विलेय के अणु, जटिल आयन या सरल आयन। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली से क्या निकल पाता है, केवल विलायक के अणु निकल पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु तो आर पर आ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन विलेय के अणु आर पर आ जा नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन ए सही था। जो भी कमेंट किए थे उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका हिमांक में अवनमन अधिकतम होगा। तो हिमांक में अवनमन पूछा है, अधिकतम होगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए सामने दिया है K2SO4, NaCl, यूरिया और क्या दिया है ग्लूकोज। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होते हैं अणुसंख्य गुण जो होता है वो मोलों की संख्या विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती होता है। और एक हम लोग पढ़ रहे थे आई निकालना सीखते थे वांथ ऑफ गुणक। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसमें सिंपल होता है। ऐसे प्रश्नों का हल करने के लिए क्या किया जाता है, उसको तोड़ दीजिए। ठीक है, और जिसमें आयन ज्यादा बनता है वही उस प्रश्न का क्या होता है आंसर होता है। तो जब K2SO4 को तोड़िएगा तो क्या होगा 2K प्लस बनेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा SO4-2। ठीक है, NaCl को तोड़िएगा तो क्या बनेगा Na प्लस और Cl माइनस। ये 2 आयन देगा, ये कितना आयन देगा 3 आयन देगा। और ध्यान से देखिए इसमें 3 आयन है, इसमें कितना आयन है 2 आयन है। ये तो टूटेगा ही नहीं, आयन में नहीं बदलेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा आयन किस में बनेगा, ए में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जल एवं एसिटिक अम्ल के एक मिश्रण में 9 ग्राम जल एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है। इस मिश्रण में जल का मोल प्रभाज क्या है। तो बताना है कि इसमें जल का जो मोल प्रभाज यानी क्या होता है मोल अंश बताना है। ठीक है, ए दिया है 0.8, बी दिया है 0.2, सी दिया है 1 और डी दिया है 0.5। एक सही है, बताइए कौन सा सही है इसका। कमेंट कर रहे हैं सभी लोग आंसर। तो देखिए चलिए इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले देखिए किसका निकालना है, जल का मोल प्रभाज निकालना है। तो पहले जल कितना है इसमें
जल जो है 9 ग्राम जल है, 9 ग्राम क्या है H2O, तो इसका मोल निकाल लीजिए। 9 ग्राम जल का मतलब क्या हो गया, 9/18 यानी 0.5 मोल। तो जल कितना हो गया 0.5 मोल। अब देखिए एसिटिक अम्ल कितना है 120 ग्राम, तो 120 ग्राम बत्ता, अब देखिए इसका निकालता हूँ, इसका अनुभार कितना होता है, एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है CH3COOH, यही है एसिटिक अम्ल। इसका निकाले तो ये हो गया 12 और 3 इसका हो गया 15, फिर 12 16 दूना 32 हो गया ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, जोड़ दीजिए सब, तो 12 3 15 और देखिए ये 12 हो गया, 15 12 कितना होता है 27, 1 28 और 32 7 होता है, इसका अनुभार कितना हो जाएगा 7, तो नीचे कितना हो गया 7, 7 दूना कितना हो गया 120। यानी देखिए एसिटिक अम्ल कितना मोल है 2 मोल है, और जो 9 ग्राम है, ये 9 ग्राम क्या है ना एसिटिक अम्ल, 9 ग्राम जल मिश्रण में 9 ग्राम जल एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल, तो जल कितना है 9 ग्राम है। पूछा था कि इसका जल का मोल अंश, तो जल का मोल की संख्या ऊपर रख दीजिए, तो कितना ऊपर हो जाएगा 0.5 ऊपर होगा, और टोटल मोल की संख्या कहाँ रख दीजिए नीचे, तो ये 0.5 मोल, अब प्लस में कितना मोल है 2 मोल, ठीक है। तो ऊपर हो गया 0.5 और नीचे कितना हो गया 2.5, दशमलव से दशमलव हटाइए तो ऊपर हो गया 5 और नीचे कितना हो गया 25, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैंसिल कीजिए, 50 25 1/5, 1/5 का मतलब कितना होता है 0.2, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। और जानते हैं कि मोल अंश का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 0.2। जो भी कमेंट किए थे उनका आंसर सही था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलार्टा को व्यक्त किया जाता है, यानी मोलार्टा को किस में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है ग्राम प्रति लीटर में, या मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति किलोग्राम में, या इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर कमेंट कीजिए, मोलार्टा को किस में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, सिंपल। मोलार्टा क्या होता है मोल प्रति लीटर, ऊपर क्या होता है मोल और नीचे क्या होता है लीटर, तो मोलार्टा का मात्रक या उसी को व्यक्त किया जाता है मोल प्रति लीटर में। तो ऑप्शन क्या सही था, ऑप्शन बी सही था। कमेंट किए थे उनका आंसर सही है ऑप्शन बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र है, यानी सांद्रता का ऐसा पद जिस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको ऐसे भी पूछा जाता है, या तापक्रम से स्वतंत्र है। ए दिया है मोलरता, बी दिया है सामान्यता, सी दिया है मोललता और डी दिया है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो आपको बताना है कि सांद्रण की इसमें कौन इकाई है जिस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट किया करते रहिए, देखिए कमेंट कीजिएगा तभी समझ में आएगा कि आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर होता है मोलालता। और बार बार पाया जाता है हमेशा कि मोलालता पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है, यह तापक्रम से क्या होता है स्वतंत्र होता है। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो जो भी कमेंट किए थे उनका आंसर सही था ऑप्शन सी, ठीक है। अगले देखिए आगे प्रश्न क्या है इसमें, अगला प्रश्न है बिलियन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर होते हैं कहलाते हैं। बोला है कि 2 या 2 से अधिक बिलियन, मान लीजिए 1 बिलियन यह है 1 बिलियन यह है, इसका परासरण दाब समान होता है, ठीक है। तो बोलता है कि वैसे बिलियन क्या कहलाते हैं, समाकृतिक, समावयवी, अति परासरी या समपरासरी। अपना आंसर कमेंट कीजिए कि वैसे 2 बिलियन जिसके परासरण दाब बराबर हो, बोल रहा है ना परासरण दाब क्या हो, समान ताप पर हो या बराबर हो, तो वैसे बिलियन को हम लोग क्या बोलेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का क्या है, समपरासरी बिलियन। वैसे बिलियन जिसका परासरण दाब बराबर होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, समपरासरी बिलियन, ठीक है। और पढ़े होंगे कि परासरण दाब के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के पढ़े होंगे ना। एक होता है समपरासरी, एक क्या होता है अल्प परासरी, एक होता है अति परासरी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग विस्तार से पढ़ते चलेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो परासरण दाब के आधार पर 3 प्रकार, समपरासरी, अल्प परासरी और अति परासरी विलयन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ये आंसर डी सही था। तो जो भी कमेंट किए थे उनका आंसर सही है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, देखिए BaCl2 NaCl C6H12O6 ग्लूकोज है कि सम मोलर बिलियन के परासरण दाब का क्रम होंगे, मतलब ये 3 लिया गया है, ठीक है। और मोलाटा सेम है सबका, तो किसका परासरण दाब अधिक होगा उसी को अरेंज किया गया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए।
तो देखिए हम बता चुके हैं पहले कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए अनुसंख्यिक गुणधर्म से संबंधित आप उसको तोड़ दीजिए सिंपल। ये पहले देखिए BaCl2 को जब तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा, Ba+2 और क्या होगा 2Cl- +1 हो जाएगा 2Cl-, तो ये कितना आयन देगा, 3 आयन देगा। ठीक है, तो BaCl2 जो है ये वाला, ये कितना आयन दे रहा है, 3 आयन। ये देखिए NaCl को जब तोड़िएगा तो ये कितना देगा, NaCl Na+ और Cl- कितना आयन देगा, 2। और ये तो ग्लूकोज है, घुल जाएगा, टूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा BaCl2 का, उससे कम क्या होगा NaCl का, और सबसे कम क्या होगा ग्लूकोज का। ऐसा ऑप्शन खोज लीजिए। जैसे देखिए BaCl2 ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन C6H12O6, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। जो भी कमेंट किए थे उनका आंसर भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसमें बिलियन का अनुसंख्यिकीय गुणधर्म नहीं है। यानी पूछा है कि कौन है इसमें जो बिलियन का अनुसंख्यिकीय गुणधर्म नहीं है। ए दिया है परासरण दाब, बी दिया है पृष्ठ तनाव, सी दिया है वाष्प दाब का अवनमन, और डी दिया है हिमांक में अवनमन। अपना आंसर कमेंट कीजिए, इसका कौन सा सही होगा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, आप जानते हैं कि अनुसंख्यिकीय गुण कितना होता है, पढ़े होंगे 4 होता है, परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। तो देखिए परासरण दाब सही है। पृष्ठ तनाव कहीं नहीं पढ़े होंगे, पृष्ठ तनाव विलयन का अनुसंख्यिकीय गुण नहीं है, तो यही हम लोग का आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या सही था, ऑप्शन बी। इसमें पूछा था कौन नहीं है, तो परासरण दाब है, वाष्प दाब का अवनमन भी होता है, हिमांक में अवनमन भी होता है, लेकिन पृष्ठ तनाव अनुसंख्यिकीय गुण नहीं है। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, बोले कि परासरण दाब की इकाई होती है, तो जो परासरण दाब होता है, परासरण दाब का इकाई क्या होता है। ए दिया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, या ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है लो। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। परासरण दाब भी तो एक प्रकार का दाब ही है, प्रेशर है, तो प्रेशर का जो मात्रक होगा वही परासरण दाब का मात्रक होगा, तो इसका भी मात्रक ATM होता है। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला प्रश्न है, चीनी के 12% जलीय विलयन का 17 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब क्या है। तो सिंपल सा प्रश्न है, इसका आप लोग कैलकुलेट कीजिए कि चीनी है, ठीक है, 12% जलीय विलयन, यानी 12% मतलब 12/100, 100 ml में कितना है, 12 ग्राम चीनी है। ठीक है, 17 डिग्री सेल्सियस पर पूछा है कि इसका परासरण दाब कितना होगा। ठीक है, आप लोग बनाते रहिए, कमेंट करते रहिए। ठीक है, कलम साथ में रखिए, क्योंकि कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव है जो न्यूमेरिकल का प्रश्न है, उसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तभी आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका टाइम खत्म हो गया। देखिए इसका सॉल्यूशन किया है मैंने, देखिए यहाँ देखिए सब दिया गया है, सब समझा दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ बोला है कि 12%, तो 12% का मतलब क्या हो गया, 12/100, यानी 12 ग्राम चीनी होगा तो 100 ml क्या होगा, जल होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो गया, इस 12% का यूज हो गया। अब देखिए हम लोग का क्या फॉर्मूला होता है, पाई बराबर पड़े होंगे CRT, तो C निकालना पड़ेगा ना, सांद्रण। तो C निकाल लीजिए यहाँ से, W गुना 1000 A गुना V, तो 12 ग्राम यहाँ गुना है तो यहाँ हो गया 12, यहाँ 12 गुना 1000। क्या है, चीनी है, तो चीनी का अणु भार कितना होता है, 342। ठीक है, तो 342 हो गया, अगुना में भी कितना है, 100 है यहाँ, तो यहाँ 100 रख दीजिए। कैंसिल कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो। अब ऊपर कितना हो गया, 12 गुना 10 120, और नीचे कितना हो गया 342। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, पाई बराबर यहाँ क्या है फॉर्मूला, CRT, इसमें रखिए पाई बराबर सी के जगह पर कितना हो गया, 120/342 गुना आर के जगह पर पड़े होंगे 0.0821 होता है, और टी कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है, 273 में जोड़ते हैं केल्विन में बदलने के लिए, तो ये कितना हो जाता है, 300 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 केल्विन, तो यहाँ रख दीजिए 300। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, पाई बराबर देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। 12 को ऐसे लिख दीजिए, इसका 1 जीरो और 300 का 2 जीरो, ये 3 जीरो मिलकर इसको दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 82.1 है, या 3 को ऐसे ही रहने दीजिए। अब 3 से कटा दीजिए इसको, तो 114 बार में कट जाएगा। 12 से कटा दीजिएगा, देखिए 12 भी कैंसिल हो गया है, सिंपल। तो ऊपर कितना हो गया 82.1, अब आता में हो गया 9.5,
और जब इसको हल कीजिएगा 82.1 तो 9 आएगा, लगभग 9 के करीब आंसर होगा जो भी होगा ऑप्शन में। तो देखिए इसमें कोई भी 9 के करीब नहीं है, एक ही है जो 8.35 है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 8.35 ATM। ठीक है, तो आंसर हम लोग का क्या सही है, ऑप्शन सी सही है। जो भी कमेंट किए थे उनका आंसर सही था। अगला प्रश्न है 25 डिग्री सेल्सियस पर किस में 0.1 एम बिलियन का परासरण दाब उच्चतम होगा। तो देखिए तापमान भी दिया है कि 25 डिग्री सेल्सियस है, 0.1 एम बिलियन दिया है, तो परासरण दाब उच्चतम मतलब ये भी 0.1 है, ये भी 0.1, ये भी 0.1, ये भी 0.1। परासरण दाब किसका अधिक होगा, तभी तो बताए ऐसे प्रश्नों का हल करने का तरीका। आयन तोड़िए, ये कितना आयन टूटेगा, Ca+2 प्लस 2Cl माइनस, कितना आयन दिया, ये 3 आयन दिया, 2 1 3 आयन। इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा, K+Cl माइनस, 2 आयन देगा। तो सबसे ज़्यादा तो यही दे रहा है 3 आयन, ये तो टूटेगा ही नहीं। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, CaCl2 का परासरण दाब जो होगा इस सबसे अधिक होगा इन सब में। ठीक है, जो भी कमेंट किए थे ऑप्शन ए उनका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुण धर्म है, बताना है कि इसमें कौन अनुसंख्यक गुण है। ए दिया है क्वथनांक, बी दिया है वाष्प दाब, सी दिया है परासरण दाब और डी दिया है हिमांक। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कर रहे हैं। देखिए हिमांक में अवनमन होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन होता है, लेकिन यहाँ तो केवल क्वथनांक दिया है, तो क्वथनांक जो है अनुसंख्यक गुण नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, वाष्प दाब भी नहीं है, लेकिन परासरण दाब अनुसंख्यक गुण है, तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन होता है तो क्वथनांक बोल देंगे तो बोलेंगे यह भी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वथनांक में उन्नयन होता है, केवल क्वथनांक नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार वाष्प दाब में क्या होता है, सापेक्षिक अवनमन होता है, केवल वाष्प दाब नहीं होता है। हिमांक में भी अवनमन होता है, केवल हिमांक नहीं होता है। तो आंसर क्या सही था, आंसर सी सही था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 250 ml घोल में 4 ग्राम NaOH घुले रहने पर घोल की मोलरता क्या होगी। तो बताना है, देखिए 250 ml है, घोल है यानी बिलियन है, इसमें 4 ग्राम NaOH क्या है, घुला हुआ है, तो बिलियन की क्या बताना है, मोलरता बताना है। ऑप्शन दिया है कि 1 होगा या 0.4 होगा, 2 होगा या 0.05 होगा। कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा इसका। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। मोलारता पढ़े होंगे एम बराबर क्या पढ़ाए थे, W गुना 1000, यही ना होता है, A गुना V। बस इस पर रख दीजिए, हल कर लीजिए, V मिलीलीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो रखिए, तो एम बराबर W कितना है भाई, छोटा W बिले का भार होता है, तो 4 दिया है गुना 1000, 1000 हो गया। ए क्या है, NaOH का अणु भार कितना होता है, 40 होता है पर है, तो 40। भी आयतन कितना दिया है, 250, तो 250। हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0। ठीक है, अब देखिए ऊपर ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर हो गया 10 और नीचे कितना हो गया 25। इसको हल कर लीजिए, 5 दूना 10, 50 25, कितना हो गया भाई 2/5, यानी 0 पॉइंट कितना होगा, 5 चौका 20, 0.4। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो जो भी कमेंट किए थे उनका आंसर सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए पूछा है कि 0.3 एम फास्फोरस अम्ल की नॉर्मलता बताएं। तो 0.3 एम मोलार्टा दिया है, और क्या पूछा है, इसका नॉर्मलता पूछा है। ऐसे प्रश्न हम लोग बना चुके हैं। ऑप्शन ए दिया है 0.5 एन, 0.6 एन, 0.9 एन या 0.1 एन। कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए प्रश्न है कि 0.3 एम फास्फोरस अम्ल यानी H3PO3। तो ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़े होंगे कि नॉर्मलता जो होता है वो क्या बोला जाता है, कि नॉर्मलता होता है तो मोलार्टा जो दिया होता है उसको रख दीजिए, और गुणा में क्षारीयता लिखा जाता है, अम्ल की क्षारीयता। ठीक है, और वो कैसे निकालते हैं कि कितना H इसमें से निकलेगा। तो मोलार्टा तो पहले दिया है 0.3, लेकिन ये स्ट्रक्चर से देखिएगा, क्योंकि H3PO3 में दिखाई दे रहा है कि H 3 गो, लेकिन इसमें से क H बाहर निकलता है, 2 ही H बाहर निकल पाता है, यानी इसकी क्षारीयता कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 0 पॉइंट कितना 6 एन। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 0.6 एन।
तो जो भी कमेंट किए थे उनका आंसर सही है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो बताने की क्वथनांक किसका अधिकतम होगा। ऑप्शन वही है, देखिए मोलाटा सबका सेम है, एक एम एक एम एक एम, ये भी एक एम है, ये NaOH है, Na2SO4 है, NH4NO3 है, KNO3 है। तो सिंपल है, जो टूटकर अधिक आयन देगा उसका क्वथनांक भी क्या होगा, अधिकतम होगा। तो जब NaOH को आप तोड़िएगा तो ये क्या देगा भाई, Na प्लस OH माइनस, कितना आयन मिल गया आपका, 2 आयन। Na2SO4 को तोड़िएगा तो ये देगा 2Na प्लस, ठीक है, प्लस SO4 माइनस 2, तो 2 आयन इधर से, एक आयन इधर से, ये कितना आयन दिया, 3। NH4NO3 को तोड़िएगा तो ये की देगा NH4 प्लस NO3 माइनस, ठीक है, NO3 माइनस। KNO3 को तोड़िएगा तो क्या देगा, K प्लस 3, KNO3 है ना, K प्लस NO3 माइनस, तो ये भी 2 आयन देगा। तो सबसे ज्यादा आयन कहाँ से मिलता है, Na2SO4 से, तो इसका ही क्वथनांक सबसे क्या होगा, अधिक होगा। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो भी अपना कमेंट किए थे आंसर बी, उनका तो आंसर सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, मोलालता प्रदर्शित होती है, तो मोलालता किससे प्रदर्शित होती है, या इसको ऐसे बोलिए कि मोलालता का मात्रक क्या होता है। ए दिया ग्राम प्रति लीटर, लीटर प्रति मोल, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति केजी। ऑप्शन कमेंट कीजिए कौन सा इसका सही होगा। चलिए, तो इस प्रश्न का हम लोग जानते हैं कि मोलालता क्या होता है, मोल प्रति केजी। ठीक है, 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं, मोलालता बोलते हैं। तो मोलालता का मात्रक भी क्या होगा, मोल प्रति किलोग्राम होगा। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो जो भी कमेंट किए थे उनका आंसर सही था, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो अभी पढ़ाए थे कि तापमान का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है, सामान्यता पर, मोलालता पर, मोलरता पर, या फॉर्मलता पर। तो अभी पढ़ाए थे, कौन सा आंसर सही था इसका, इसका आंसर सही होगा मोलालता। मोलालता पे तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। पता नहीं किसमें ऐसा कौन है जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। हम लोग राउल्ट के नियम पर है, और राउल्ट कुछ ऐसे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, तो कुछ क्या दिखाते हैं, ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कि बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, बी दिया है बेंजीन और एसीटोन, सी दिया है बेंजीन और एथेनॉल, सी दिया है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसमें एक सही है, अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए, जो कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन बी, उनका बिल्कुल सही है। बेंजीन और एसीटोन जो होता है यह धनात्मक विचलन नहीं दिखाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो बिलियन की मोलारिटी क्या होगी। ये तो बेसिक प्रश्न है, फार्मूला पर रख के बना सकते हैं कि बिलियन है, बिलियन के 200 ml है, आयतन दे दिया है, 2 ग्राम छोटा W दे दिया है, तो मोलारिटी पूछा है। तो चलिए बना दे रहे हैं। मोलारिटी एम बराबर का पढ़े थे, W गुना 1000, रिविजन करते रहिए, W गुना 1000, A गुना V। W कितना दिया है, 2 ग्राम, तो 2 गुना 1000 हो जाएगा। ए कितना दिया है, NaOH है, NaOH के लिए ए कितना होता है, 40 होता है, और भी कितना दिया है, 200। 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना हो गया, ए का, नीचे कितना हो गया, 4। 1 को 4 जगह बात दीजिए तो कितना होगा, 0.25। तो ऑप्शन खोजिए 0.25, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, और मात्रक पूछा है तो क्या लिखती है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो मात्रक याद रखिएगा, मोल प्रति लीटर होगा, और आंसर होगा 0.25 m। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है इसका। देखिए, विलयन के अनुसंख्यीय गुण धर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं, यानी अनुसंख्यीय गुणधर्म के परिभाषा में ही पाया जाता है कि अनुसंख्यीय गुण क्या होता है, जो किस पर निर्भर करता है। यदि कणों के आकार पर निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, केवल कणों की प्रकृति पर,
केवल कणों की संख्या पे। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या सही है इसमें। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, पहले अनुसंख्यिक गुण का परिभाषा। तो बताए थे कि बिलियन का वह गुण जो बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करे। किस पर डिपेंड करे? विलेय के कणों की संख्या, मोलों की संख्या पर डिपेंड करे, तो उसी को हम लोग अनुसंख्यिक गुण कहते हैं। तो इसमें से तो ये कणों के आकार पर तो डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? कणों की संख्या पर। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या सही था इसका? ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। जो भी कमेंट किए थे ऑप्शन डी, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा? जैसे इसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, जगह पुनः पूछ दिया कि क्वथनांक किसका अधिक होगा? यूरिया का, KNO3 का, Na2SO4 का, M ग्लूकोज का। देखिए मोलारिटा सबका सेम है, लगभग इसका एक अलग है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ध्यान रखिएगा, आयनिक का ज़्यादा लीजिएगा, ठीक है। तो किसका क्वथनांक अधिक होगा उन्नयन? तो देख लीजिए ये कितना दूध का देता है, ये देगा 1 1 2 आयन देगा, ये कितना आयन देगा? 3 आयन देगा। तो इसी का हो जाएगा Na2SO4 का। तो ऑप्शन क्या सही था इसका? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, परासरण के दौरान अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का प्रवाह होता है। तो जब परासरण के दौरान अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, उससे जल का प्रवाह किधर होता है, ठीक है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा कि परासरण के दौरान। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। तो हम लोग जानते हैं कि परासरण में क्या होता है? परासरण के दौरान जो होता है जल का प्रवाह, जल यानी क्या है? जल विलायक है, ठीक है। तो बोला है कि जल का जो विलायक परासरण के दौरान अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का प्रवाह जो होता है वो कम सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है, की ओर से होता है, ठीक है। कम सांद्रता वाले विलयन की ओर से होता है, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। तो ऑप्शन क्या सही था इसका? ऑप्शन सी बिल्कुल सही था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम लोग का है, परासरण दाब निम्न में किस समीकरण द्वारा दिया जाता है? यानी परासरण दाब का फॉर्मूला पूछा है, या कभी ऐसे भी बोल देता है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि परासरण दाब को पाई से लिखा जाता है। ऑप्शन ए दिया है पाई बराबर CRT, ऑप्शन बी दिया है पाई बराबर NRT, पाई बराबर N/ART, या पाई भी बराबर CRT। इसमें एक सही है, कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। तो देखिए पढ़े होंगे जो जानते होंगे कि पाई बराबर क्या होता है? CRT। ये पहला ही सही है, बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। पाई बराबर क्या होता है? CRT। पाई क्या है? परासरण दाब। सी क्या है? सांद्रता। आर क्या है? गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक। और टी क्या होता है? परम ताप यानी टेम्परेचर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि शुद्ध जल की मोलारिटा कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, शुद्ध जल की मोलारिटा कितनी होती है? ए दिया है 55.6 m, 50, 100 या 18। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। अब कोई पूछे क्यों, कैसे हम मान लें कि 55.6 ही होता है? तो आज याद करिएगा, कभी भी शुद्ध जल का मोलारिटा पूछा जाए तो ऊपर 1000 ले लीजिएगा हमेशा, ठीक है। और नीचे जल के और ऊपर कितना होता है? 18 से भाग कर दीजिएगा। जब भी पूछा जाएगा 1000 बता 18 दिमाग में रखिए, इसको कटाइए। जैसे 2 नवा हो गया 18, 2 से कितना हो गया? 500। अब भाग कर दीजिए, 9 पचे 45, पुनः 9 पचे 45 आते रहेगा ना। 55.55 या इसी को बोल दीजिए 55.6। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और याद करने का तरीका यही है, जब भी पूछा जाए शुद्ध जल की मोलारिटा 1000 ऊपर, 18 कहाँ रख दीजिए? नीचे, और भाग कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यिक गुणधर्म नहीं है? बताना इसमें कौन अनुसंख्यिक गुण नहीं है। हिमांक का अवनमन, बी दिया है प्रकाशीय क्रियाशीलता, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन। चलिए तो इसका भी कमेंट कर रहे हैं तो बहुत सही है, बहुत लोगों का सही कमेंट आ रहा है कि सही है, ठीक है। अब देखिए अनुसंख्यिक गुण नहीं है, तो अनुसंख्यिक गुण तो 4 है ही, उसके अलावा जो भी आ जाए वो नहीं है। तो कहीं भी आप लोग नहीं पढ़े होंगे कि प्रकाशीय क्रियाशीलता ये अनुसंख्यिक गुण नहीं है। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी सही है इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं इसका प्रश्न का आगे प्रश्न है, निम्न में किसका हिमांक में अवनमन अधिकतम होगा? तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग बार बार बना रहे हैं, तो वैसे रहने दीजिए, देख लीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके। पूछा है कि 5 ग्राम NaOH युक्त 250 ml विलयन की मोलरता क्या होगी?
पुनः वही नोमेरिकल प्रश्न आ गया बेसिक सा कि 5 ग्राम, यानी छोटा डब्लू का मान कितना दे दिया है, 5 ग्राम दे दिया है। आयतन कितना दिया है, 250 ml दिया है। NaOH है, तो NaOH के लिए ए कितना होता है, 40 होता है। और ऊपर बस मोलाटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, डब्लू गुना 1000, यानी 5 गुना 1000 ना, ए गुना भी, ए के जगह पर 40 और भी के जगह पर 250। हल कर लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या हो गया, ऊपर 10 हो गया। ये देखिए 50 25, 5 दूना 10 और 2 से कितना बार में कट गया, 20 बार में, यानी 1/20। और 1/20 का मतलब कितना होता है, 0.0। ठीक है, 1/20 ना है, तो देख लीजिए 0 दशमलव में रहेगा तो 10 होगा, 0 डाल दीजिए, 0.05 हो जाएगा इसका एम में। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें 0.05 तो कहीं दिया नहीं है, कहाँ कोई प्रॉब्लम होगा, या तो यहाँ लगा दीजिए 0.05 या इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जो इसको हल करने पर आएगा वही आंसर होगा। सभी लोग जानते आसान है, 5 गुना 1000, ए गुना बी पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए इसका आंसर तो मिल नहीं रहा है, लगता है कटाने में गलती हुआ है। देखिए कटाइए ध्यान से, इसको हम सब इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या है फार्मूला, एम बराबर डब्लू गुना 1000। डब्लू कितना है, 5 गुना 1000। ठीक है, डब्लू गुना 1000, ए गुना भी, ए कितना है 40 और भी कितना दिया है 250। इसको कैंसिल कीजिए, 1 2 2 जीरो से 1 2 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 है तो 50 25, 5 बेर में कैंसिल हो गया, 5 गुना 10, 2 बेर में कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2, ये देखिए ऊपर हो गया कितना 2 और नीचे कितना है 4, 2/4 मतलब 1/2 और 1/2 मतलब 0.5। हाँ सही आंसर है हम लोग का 0.5, ऑप्शन बी सही था। तो जो भी कमेंट किए थे उनका आंसर सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि आदर्श विलयन का निम्न में कौन गुण है, यानी आदर्श विलयन के लिए कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया है, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन बी दिया है, यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। सी दिया है कि ए और बी दोनों सही है। और डी दिया है इनमें से कोई नहीं, यानी कोई सही नहीं है। तो कमेंट कीजिए कौन सा सही है इसके लिए। तो ये तो बेसिक प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं कि आदर्श विलयन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। तो पहाड़ पर जब हम लोग जाते हैं तो जल का जो क्वथनांक होता है वह कम हो जाता है। कारण बताना है, वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, वहाँ ताप कम होता है, वहाँ दाब अधिक होता है, या वहाँ हवा ज़्यादा है। इसमें से कौन कारण है जिसके कारण पहाड़ों पर जो जल का क्वथनांक हो जाता है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसी के कारण जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, यदि विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन है तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन है, तो विलेय का मोल अंश क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है कि विलेय का दिया है कितना मोल है, एन है। विलेय जो है कितना मोल दिया है, एन मोल दिया है। विलायक कितना मोल दिया है, तो विलायक का मोलों की संख्या कैपिटल एन दिया है। तो पूछा है कि विलेय का मोल अंश बताइए, काई विलेय, काई से सूचित किया जाता है। तो सिंपल सा है, जिसका मोल अंश निकालना होता है उसके मोलों की संख्या को कहाँ रख देते हैं, ऊपर। तो विलेय का मोल कितना है, एन मोल है, तो ऊपर। और दोनों का योगफल कहाँ रख देते हैं, नीचे। तो स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसमें देखिए नीचे तो सब सही है, एन प्लस एन है, लेकिन ऊपर क्या होना चाहिए, स्मॉल एन होना चाहिए। तो एन बाई एन प्लस एन पहला ही सही है। ठीक है, अगर यही पूछा जाता है कि विलायक का बताइए, तो ऊपर क्या हो जाता है, कैपिटल एन बाई नीचे एन प्लस एन। तो विलायक का पूछा जाएगा तो विलायक का मोल का संख्या ऊपर आएगा। विलेय का पूछा गया है तो विलेय के मोल का संख्या ऊपर आएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, CaNO3 होल 2 का वांत ऑफ गुणक बताना है। वांत ऑफ फैक्टर कितना होगा, एक होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। ठीक है, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए CaNO3 को जब तोड़िएगा तो क्या बनेगा, Ca+2 और क्या हो जाएगा 2NO3
माइनस। ठीक है, अब देख लीजिए कितना हो गया, एक आयन ये हो गया और दो आयन ये हो गया, कितना आयन देगा, 3 आयन, तो इसका 1/3 फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन होता है। तो वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन कितना होता है, पढ़े भी होंगे आप लोग कि वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन होता है। ए दिया है पी नॉट माइनस पी बाई पी, बी दिया है पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट, सी दिया है पी माइनस पी नॉट बाई पी माइनस पी नॉट बाई पी नॉट। ध्यान रखिएगा पी नॉट जो होता है यह क्या होता है, शुद्ध वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब यानी विलायक का। ठीक है, और पी क्या है, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, इसको बता रहे, ध्यान रखिएगा। तो आपको बताना है कि वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन कितना होगा। ठीक है, कमेंट कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग का सही है ऑप्शन बी। पढ़ाए थे कि वाष्प दाब में सापेक्षिक क्या होता है, कि वाष्प दाब में अवनमन, तो वाष्प दाब में अवनमन कितना होता है, पी नॉट माइनस पी, और शुद्ध वाष्प दाब यानी पुनः पी नॉट के अनुपात को कहते हैं वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। तो क्या आंसर है, पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे देखिए, पूछा है कि निम्न में कौन राउल्ट का नियम है। तो राउल्ट का नियम कौन सा होता है, तो राउल्ट के नियम के अनुसार पढ़े होंगे कि P बराबर जो होता है पी नॉट इंटू एक्स, गलत है। पी नॉट बराबर P इंटू एक्स, ये भी गलत है। P बराबर पढ़े होंगे P बराबर के एच इंटू एक्स, के एच इंटू एक्स यानी ये काई होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ है, तो यहाँ प्रॉब्लम किया है। देखिए निम्न में कौन, राउल्ट का नियम नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए हम लोग का, हेनरी का नियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती से लिखा गया है, इसमें कि निम्न में कौन, हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम पढ़ेंगे कि जो है के एच आया है ना, इसी को तो बोलते हैं हेनरी नियतांक। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ गलती हुआ था, देखिए सुधार कर लीजिए। यहाँ राउल्ट का नियम नहीं, क्या होना चाहिए, हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम यही पढ़े होंगे, P बराबर के एच इंटू एक्स यानी मोलंस होता है। ठीक है, तो ये पढ़े होंगे आप लोग, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ सुधार करना था केवल। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न है परासरण दाब बढ़ता है जब आयतन बढ़ता है, तापमान बढ़ता है और तापमान घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि परासरण दाब कब बढ़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, सिंपल है कि परासरण दाब तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए क्या है इसका प्रश्न, बोला है कि आदर्श विलयन के लिए होता है। तो जो आदर्श विलयन होता है उसके लिए क्या सही है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा भी मिक्सिंग जीरो, या डेल्टा भी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ये जीरो होता है। ठीक है, तो इसमें से देखना है, ऑप्शन देखिए सब, और इसमें बताना है कि आदर्श विलयन के लिए कौन सा सही है इसमें। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या, हम लोग पढ़ें कि आदर्श विलयन वो है जिसके बनने के दौरान आयतन और एंथैल्पी दोनों में परिवर्तन कितना होता है, शून्य होता है। यानी डेल्टा भी मिक्सिंग भी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और डेल्टा एच मिक्सिंग भी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। खोज लीजिए ऑप्शन, डेल्टा भी मिक्सिंग जीरो और डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर ये बराबर जिसे अनादर्श विलयन के लिए पूछा जाता है तो क्या लिखा जाता है, डेल्टा भी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, और डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या होता है, इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो याद रखिएगा ये किसके लिए होता है, अनादर्श विलयन के लिए, और यह है आदर्श विलयन के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्न में कौन सही रिलेशन है। देखिए यहाँ कुछ एक व्यंजक दिया गया है, बताना है इसमें कौन सही है। पी नॉट बाई पी बराबर एन बाई एन प्लस एन होता है, पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट, या एक कैपिटल एन बाई स्मॉल एन प्लस एन होता है, या पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट बराबर एन बाई एन प्लस एन होता है। ये इनमें से कोई नहीं, बताना है इसमें कौन सही है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। पढ़े होंगे कि वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन जो होता है विलेय के मोलंस के बराबर होता है। तो पीनट माइनस पी बाई पीनट जो होता है विलेय के मोलंस स्मॉल एन बाई एन प्लस एन होता है, ध्यान रखिएगा। ये गलती से ये मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए इसमें क्या है, राउल्ट के नियम के अनुसार टीबी बराबर पड़े थे के बी इंटू एम, एम क्या यहाँ मोललता है, ध्यान रखिएगा क्या है मोललता। तो पूछा थे जहाँ केवी क्या है,
तो पढ़े होंगे ना कि राउल्ट के नियम के अनुसार हम लोग पढ़े थे, वाष्पदाब में सापेक्षिक अवनमन, उन्नयन, हिमांक में अवनमन सभी पढ़े हैं। तो यहाँ पूछा है कि डेल्टा टीवी, यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा टीवी का मान आया था केवी गुना एम। तो पूछा है कि यहाँ केवी किसके लिए यूज होता है, यानी केवी क्या है, राउल्ट का स्थिरांक है कि उन्नयन स्थिरांक है, अवनमन स्थिरांक है, या इनमें से सभी है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है उन्नयन स्थिरांक। इसका परिभाषा भी लिखाया गया होगा, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम, और केवी को क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसको और अच्छा से बोल सकते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। और इसका परिभाषा भी लिखाया गया है, ठीक है। तो ध्यान से परिभाषा भी याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है मोललता कहते हैं, बी दिया है मोलरता कहते हैं ना, पहला है मोलरता, बी दिया है मोललता, सी दिया है नर्मलता, और डी दिया है मोलंस। कौन सा सही है कमेंट करके बताइए। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग का क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांक। तो सोचिए ग्राम तुल्यांक को निकालने के लिए किसका यूज होता है, नर्मलता, यानी नर्मलता के लिए ग्राम तुल्यांक की क्या आवश्यकता होती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, नर्मलता, ठीक है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। और मात्रक पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। क्या होता है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, बिलियन के अपेक्षा विलायक का हिमांक होता है। तो बिलियन के अपेक्षा विलायक का हिमांक क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, या कोई नहीं होता है। ऑप्शन सामने है, आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, बिलियन के अपेक्षा विलायक का हिमांक। तो विलायक में क्या होता है, बिलियन के यानी हिमांक में अवनमन आता है। हिमांक में अवनमन मतलब मान लीजिए पहले क्या है, विलायक है, ठीक है, और विलायक से क्या बनता है, बिलियन बन गया। तो विलायक से बिलियन बन गया तो हिमांक में अवनमन हुआ, यानी क्या हुआ, कमी हुआ। तो विलायक का जो बिलियन, ये विलायक है, ये क्या हो गया, बिलियन हो गया, ठीक है। बिलियन बन गया तो बिलियन का हिमांक कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बिलियन की अपेक्षा जो विलायक का हिमांक होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि बिलियन की अपेक्षा विलायक का हिमांक अधिक होता है, बिलियन का हिमांक जो होता है वो विलायक से कम होता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे। दिया है 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब क्या होगा। तो बताइए, सिंपल सा प्रश्न है कि 27 डिग्री टेम्परेचर दिया है, 5% यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब क्या होगा। ऑप्शन सामने दिया है, ए देख लीजिए, ये है बी, सी और डी। तो चलिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखिए किए हम, इसको सही से देखिएगा। देखिए 27 डिग्री सेल्सियस यानी तापमान हम लोग को कितना दे दिया गया, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 300 केल्विन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5% यूरिया का मतलब क्या हुआ, 5% यूरिया मतलब 5/100, ठीक है। 100 ml में कितना ग्राम हो गया, 5 ग्राम हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए परासरण दाब, तो हम लोग पढ़ेंगे पाई भी बराबर सी आर टी, चाहे एन आर टी होता है, पाई बराबर ऐसे पढ़ेंगे सी आर टी, इसी को आगे बढ़ाया जाता है तो सी बराबर होता है एन बाई वी आर टी, तो इसी को लिख सकते हैं पाई भी बराबर एन आर टी। तो इसी को फॉर्मूला ले दीजिए, पाई भी बराबर एन आर टी, पाई की जगह पाई, भी किस में लिया है, लीटर में, तो 100 ml लिया है, तो 100 ml का मतलब कितना हो गया, 0.1 लीटर, तो 0.1 लीटर हो गया। एन देखिए यूरिया कितना ग्राम है, 5 ग्राम, एन क्या है, मोल की संख्या, तो 5/7 से भाग दे दीजिएगा, मोल की संख्या निकल जाएगा। आर का मान 0.0821, और टी का मान टेम्परेचर कितना हो गया, 300 केल्विन। अब इसी को जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 0.2 के नीचे भेज दिया है, इसी को जब हम सॉल्व किए तो हमारा आंसर आएगा ये 0.821 गुना 300/12, 0.821 गुना 300/12। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो लगभग 18.76 के करीब आता है, ठीक है, देख लीजिएगा यही आना चाहिए, ठीक है। तो ये खत्म हो गया हम लोग का 41 नंबर प्रश्न, यही था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। आगे देखिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था इस साल कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं।
ऑप्शन ए दिया है नर्मलता, बी दिया है मोलरता, सी दिया है मोललता और डी दिया है मोल प्रभाज। तो देखिए सभी लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी सही है। मोलरता को किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल एम से। मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। सभी को पढ़ते चलिए, ठीक है। फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होगा? W गुना 1000, ठीक है। ए गुना क्या लिख दीजिएगा? भी किस में होना चाहिए? ml में, मिलीलीटर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए प्रश्न संख्या 43 है, दो द्रवों का एक मिश्रण जो निश्चित संघटन पर उबलता है कहलाता है। तो इसे प्रश्न बहुत पर है कि दो द्रव को एक मिश्रण बना दिया जाए जो एक निश्चित संघटन पर पिघल क्या हो, उबलता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? हिमांक मिश्रण, एजियोट्रॉप, ठोस विलयन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या था? एजियोट्रॉप। पढ़े होंगे कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, तो ये आप जानते हैं, ठीक है। तो दो द्रवों का एक मिश्रण होता है जो एक निश्चित संघटन पर ही उबलता है, तो उसी को एजियोट्रॉप कहते हैं। और ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। निम्न क्वार्थी एजियोट्रॉप, एक होता है उच्च क्वार्थी एजियोट्रॉप, ठीक है। ये दोनों पढ़े होंगे। तो ऑप्शन क्या सही था इसका? ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। आगे देखिए क्या है दिया कि विलयन में विलेय तथा विलायकों के मूल प्रभाज का योगफल होता है। तो कोई भी विलयन होगा तो उसमें विलयन में क्या होगा? विलेय होगा और विलायक होगा। लेकिन सभी विलेय और विलायकों के मूल प्रभाजों का कुल योगफल कितना होता है? ए दिया है 0.5, 2, 1 या 5। तो देखिए सिंपल सा प्रश्न है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कुल दे यानी विलेय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज, कुल मोल प्रभाज यानी मोल प्रभाज का जो योगफल होगा वह कितना होता है भाई? 1 होता है। पढ़े होंगे सभी लोग। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 लीटर बिलियन में 98 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। तो इस बिलियन की मोलारता कितनी होगी? तो ये तो बेसिक सा प्रश्न दिया है कि मोलारता कितना होगा। तो मोलारता क्या होता है भाई? मोल के संख्या को ऊपर रख दीजिए, आयतन नीचे रख दीजिए, सिंपल हो गया मोलारता। क्योंकि इसमें मोल दिया है, लीटर में दिया आयतन। तो 98 ग्राम का मतलब कितना हो गया? 98 ग्राम अगर H2SO4 हमको दिया जाए तो 98 ग्राम का मतलब कितना हो जाता है? 1 मोल। पढ़े होंगे कि H2SO4 का फरूभार जो होता है वो कितना होता है? 98 ग्राम होता है। तो यहाँ 98 ग्राम दिया है तो मोल कितना हो गया? 1 मोल। और नीचे आयतन ले लीजिए लीटर में, तो लीटर में कितना दिया है? 2 लीटर, यानी 1/2। 1/2 मतलब कितना हो गया? 0.5 हो गया। मोलारता कितना होगा? 0.5। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो जो भी कमेंट किए थे उनका आंसर सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लीजिए, 0.3 एम फास्फोरस अम्ल की नॉर्मलता क्या होगी? तो ये प्रश्न हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 0.3 एम वाला का कितना रहा था? 0.6। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, मोलरता को व्यक्त किया जाता है। तो मोलरता का मात्रक क्या होता है भाई? मोल प्रति किलोग्राम होता है, मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति ग्राम तुल्यांक होता है, कि इनमें से कोई नहीं? कमेंट कीजिए कौन सा सही है। तो देखिए इसका तो सिंपल है, मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी सही है। तो मोल प्रति किलोग्राम किसका मात्रक होता है? तो ये भी ध्यान रखिए, मोललता का यह मात्रक होता है। किसका होता है? मोललता का। ये किसका हो गया? मोलरता का। मोल प्रति ग्राम तुल्यांक किसका होता है? नॉर्मलता का मात्रक होता है। किसका होता है? नॉर्मलता का। तो ये भी रख लीजिएगा। आगे देखिए, 2.3 एम H2SO4 के बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी? तो सिंपल सा प्रश्न है, इसे हम लोग बना रहे हैं उस समय से 2.3 एम, तो ये रख दीजिए 2.3। और देख लीजिए इसमें से कितना हाइड्रोजन निकल सकता है? 2 हाइड्रोजन, तो 2 से गुना कर दीजिए। 4 पॉइंट कितना हो गया? 6। तो नॉर्मलता कितना हो जाएगा? 4.6। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 4.6। अगला प्रश्न देखिए, 0.5 एम के 2 लीटर में NaOH के उपस्थित मोल की संख्या बताए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ मोलारता नहीं पूछा है, मोल की संख्या पूछा है कि 0.5 एम का एक बिलियन है 2 लीटर में, ठीक है। NaOH के कितने मोल उपस्थित होंगे? तो यहाँ देखिए, तो मोलारता दे दिया है, मान लीजिए हम लोग को 0 पॉइंट कितना दे दिया है? 5। आयतन दे दिया है, भी का मान दे दिया है हम लोग का कितना लीटर? 2 लीटर। क्या पूछा है? मोलों की संख्या। तो मोलारता का फॉर्मूला देखिए, तो एम बराबर पड़े होंगे मोल की संख्या ऊपर रख दीजिए, आयतन कहाँ रख दीजिए? नीचे, लीटर में। तो मोल कितना दिया हम लोग का? 0.5 मोल, ठीक है। और
या मोलार्टा दिया है, मोल कितना दिया है तो नहीं दिया, इसको निकालना है। आयतन कितना दिया है 2 लीटर तो 2, तो मोल की संख्या कितना हो गया, मोल बराबर 2 गुना 0.5 यानी कितना हो गया 1 हो जाएगा। तो कितना होगा 1 मोल। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा कि 0.5 एम के जो 2 लीटर में NaOH के उपस्थित कुल मोल होंगे वह कितने मोल होंगे, 1 मोल। ठीक है, फार्मूला सामने है, यहाँ सॉल्व भी किया गया है, देख लीजिए ध्यान से। देखिए यहाँ पुनः मैंने सॉल्व किया था इसको। चलिए आगे देखिए। 100 ml बिलियन में 4 ग्राम NaOH उपस्थित है, तो बिलियन की नॉर्मलता बताना है। वह बेसिक सा प्रश्न है कि 100 ml बिलियन है, 4 ग्राम NaOH है, तो नॉर्मलता क्या पूछा है, बिलियन की नॉर्मलता पूछा है ना। तो नॉर्मलता क्या हो जाएगा, n बराबर पड़े होंगे W गुना 1000, यही होता है। लेकिन नीचे E गुना भी होता है, क्या होता है, E गुना भी किस में होता है, ml में। ई क्या है, तुल्यांकी भार। चलिए इसको भी देख लेते हैं। डब्लू कितना दिया है भाई, 4 ग्राम, 1000 के जगह 1000। ई देखिए NaOH का तुल्यांकी भार कितना होगा, NaOH। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए उसका आरू भार ऊपर रख दिया जाता है, Na प्लस OH माइनस किसी एक का आवेश ले लिया जाता है, तो एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40। तो तुल्यांकी भार कितना होता है इसका 40। आयतन कितना दिया है भाई, 100 दिया है, तो आयतन हो गया 100। 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो ये काट दीजिए, ऊपर कितना हो गया 4 और नीचे भी कितना है 4, 4 बटा 4 मतलब कितना 1। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर भाई 1.0 यानी 1। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नॉर्मलता कितना हो गया इसका 1। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में आदर्श विलयन के उदाहरण है, बताना है कि इसमें कौन आदर्श विलयन के उदाहरण है। बेंजीन प्लस टोलुइन, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, या इनमें से सभी। तो बताना है कि कौन आदर्श विलयन के उदाहरण है इसमें। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखिए क्या है। बेंजीन और टोलुइन आदर्श विलयन है, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन भी आदर्श विलयन है, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन भी है, यानी इनमें से सभी, ये सभी आदर्श विलयन के एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या सही है इसका, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, निम्न में राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, यानी निम्न में ऐसा कौन सा विलयन है जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाता है। ये दिया है एसीटोन और एथेनॉल का, दिया CCl4 और टोलुइन का, एसीटोन और बेंजीन का, या इनमें से सभी। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर भी क्या है, इनमें से सभी। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है कि आप लोग इसे दो तरीके का प्रश्न होगा, एक तो ऑब्जेक्टिव भी बना ले रहे हैं और पूछ दिया जाए कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन बताए, तो ये सब याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, एसीटोन और एथेनॉल ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाता है। CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोलुइन भी, एसीटोन और बेंजीन, ये सभी जो होते हैं ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में कौन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, यानी अब ऋणात्मक विचलन में आइए। ऑप्शन ए दिया है एसीटोन और एनिलीन, बी दिया है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, सी दिया है क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, और डी दिया है इनमें से सभी। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर भी सही है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ये जो सभी दिए गए हैं विलयन, ये सभी विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या सही था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न देखिए। 4% NaOH विलयन की मोलरता बताएं। तो 4% NaOH विलयन की मोलरता कितनी होगी, सॉल्व कीजिए इसको और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए क्या है, तो 4%, तो बताए थे 4% NaOH मतलब 4 ग्राम उसमें NaOH होगा, तो 100 ml क्या होगा, पानी होगा। अब देखिए मोलार्टा का फॉर्मूला निकल गया, W गुना 1000, 4 गुना 1000, ए गुना भी, NaOH का अनुभार कितना होता है 40 और भी कितना है 100 ml, तो 100। 1 2 3 जीरो, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर कितना हो गया 4 और नीचे भी कितना है 4, 4 बटा 4 यानी कितना हो गया 1। तो मोलार्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। मूल अंश का मात्रक क्या होता है, तो मूल अंश का मात्रक क्या होता है, पढ़े होंगे सभी लोग कि मूल अंश क्या होता है, ऊपर भी मूल होता है मोल की संख्या और नीचे भी क्या होता है मोल की संख्या। तो मूल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है या मात्रक हीन होता है। तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
मोल अंश मात्रकहीन होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, द्रव का वाष्प दाब निर्भर करता है। तो द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो किस पर निर्भर करता है? ए दिया है तापमान पर, बी दिया है न तापमान पर न आयतन पर, सी दिया है तापमान तथा आयतन पर, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है हम लोग का तापमान पर। पढ़े होंगे कि वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें आया था हम लोग का तापमान। ठीक है, तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक होता है लगभग वह तापमान होता है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। ठीक है, वाष्प अधिक बनता है जिसके कारण वाष्प दाब बढ़ता है। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का देखिए, 1 mH2SO4 के विलयन को 5 लीटर जल में तनु करने पर विलयन का मोलरता होगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए इसको सॉल्व भी किया है। ठीक है, देखिए ऐसे एक प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि 1 mH2SO4 के विलयन है, यानी H2SO4 का 1 लीटर विलयन है, उसमें 1 मोल उपस्थित है। ठीक है, और पूछा है कि 5 लीटर जल इसमें बाहर से डाल दिया गया, तब विलयन की मोलरता क्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक फॉर्मूला यही है, M1V1 बराबर M2V2, यानी प्रारंभिक में दोनों का गुणनफल कितना था और बाद में दोनों का गुणनफल के बराबर होगा। बस यही ध्यान रखिए। तो पहले M1 मोलार्टा कितना था? 1 था, तो 1 हो गया। आयतन कितना था? 1 लीटर, तो 1। बाद में देखिए मोलार्टा कितना हो गया? M2 नहीं पता है। देखिए आयतन कितना हो गया? तो देखिए 5 लीटर जल बाहर से डाला गया है, पहले से इसमें जल कितना था? 1 लीटर, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। यही गलती करेंगे तो आंसर गलत होगा। ठीक है, पहले तो 1 लीटर है ना इसमें, उसमें 5 लीटर बाहर से ऐड किया गया, तो 1 5 कितना हो जाएगा? 6 लीटर। तो 1 × 1 1, M2 के जगह M2 हो गया 6, तो M2 कितना हो जाएगा? जो अंतिम मोलार्ता होगा उसका कितना हो गया था? 1/6। तो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 58 प्रश्न तो यही है, निम्न में किसका क्वथनांक में उन्नयन उच्चतम होगा? तो जो सबसे ज्यादा आयन देगा, KNO3 कितना आयन देगा भाई? तोड़िए इसको, तो 2 आयन देगा। ये Na3, तो ये देखिए 4 आयन देगा, 3Na+ देगा, ये 3Na+ PO4 माइनस क्या हो जाएगा भाई? PO4 - 3। ठीक है, तो ये कितना? 1 आयन यहाँ से, 3 आयन, तो ये कितना आयन देगा? 4। ये कितना आयन देगा? 3, और ये भी कितना देगा? 3। तो सबसे ज्यादा यही आयन दे रहा है, तो यानी इसका ही क्वथनांक क्या होगा? उच्चतम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इससे प्रश्न बहुत बार बनाए हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, विलायक के अणुओं का सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर आना क्या कहलाता है? तो जब विलायक अणु, जब सब पढ़े होंगे कि सांद्र विलयन से अगर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए तो विलायक के जो अणु होते हैं वो सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर जाने लगते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रतिलोम परासरण कह देते हैं। तो ऑप्शन क्या सही है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रतिलोम परासरण। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, एक और है कि 1 मोलर H2SO4 के 1 लीटर विलयन को 5 लीटर तक तनु किया जाता है, तो विलयन की नर्मलता क्या होगी? देखिए इसके पहले यह प्रश्न बनाए थे, उसमें यही अंतर आया था कि उसमें पूछा था कि विलयन की मोलरता कितना होगा, और इसमें पूछ दिया कि विलयन की नर्मलता कितना होगा। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, मोलार्ता तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तो पहले वही नियम लगाइए, M1V1 बराबर M2V2, 1 × 1, क्योंकि 1 मोलर विलयन है। यहाँ देखिए M2 और V2 कितना हो गया? 5 1 6, तो यहाँ देखिए M2 उसमें भी 1/6 आंसर आया था, तो एक प्रश्न का यहाँ आंसर हो गया। देखिए यहाँ क्या पूछ दिया है भाई? नर्मलता। और हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग को मोलरता पता हो तो नर्मलता निकाल सकते हैं। कैसे? नर्मलता बराबर होता है मोलरता गुना क्षारीयता। अम्ल की भास्मिकता पूछ सकते हैं या अम्ल की क्षारीयता। तो मोलार्ता कितना दिया है? 1/6, और क्षारीयता देखिए H2SO4 के लिए क्या होता है? 2H+ SO4 - 2। कितना हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है? 2 हाइड्रोजन, तो 2 हो जाएगा इसका क्षारीयता, तो 2 से गुना कर दीजिए, 2/6, और 2/6 मतलब 1/3, 1/3 मतलब 0.3333 आते रहेगा। तो आंसर क्या सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोग क्या पढ़ लीजिए, पर एक केमिकल सॉल्यूशन, यानी और केमिकल बोल रहे हैं सॉल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, और देख लिए तो अपने पढ़ने वाले दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, इसे लिखिएगा जरूर। ठीक है, इसे एक बार देख लीजिए, उसके बाद पुनः कॉपी पर अच्छे तरीका से ऑप्शन सहित लिख लीजिएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा। विश्वास रखिए इससे बाहर नहीं आएगा। ओके।